Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to this today's class. और आज की जो क्लास है दैट इज़ ऑन नर्सिंग फाउंडेशंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेंट। आज का जो सेशन है क्लास है वो स्टार्ट करते हैं विद वेरी गुड लाइंस। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो होता है, इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस ना, हम कई बार सोचते हैं, बात करते हैं, प्लान करते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, नॉट सेट क्लियर करना है, उसके लिए मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। बट इफ़ यू रियलाइज समटाइम्स व्हाट हैपन्स, हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड मुझे लगता है ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि हम उस एक परफेक्ट समय का, परफेक्ट मोमेंट का या फिर परफेक्ट तैयारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अभी तक नहीं किया है, अभी शुरू कर दो, दिस इज़ द राइट मोमेंट। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो आज हमें डिस्कस करना है फंडामेंटल्स का अच्छा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज कंसेंट। फॉर एवरी वन ऑफ अस दिस वी नीड टू नो। कंसेंट क्या है, उसके उससे रिलेटेड और कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये लीगल इम्प्लिकेशंस के अंदर आता है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, इसकी इम्पोर्टेंस है, लीगल इम्पोर्टेंस है, तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए लेट अस सी। तो हम कंसेंट पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। नाउ सबसे पहले लेट अस टॉक दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा अपने पेशेंट्स के लिए, जब पेशेंट को कोई प्रोसीजर करना होता है, कोई ऑपरेशन उसके उसके लिए होना है या कोई नया ट्रीटमेंट देना है, मान लीजिए मेंटली इल पेशेंट है, उसको ईसीटी के लिए जाना है, तो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी अलग से प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर हो, उन सब के लिए पेशेंट को या उसके जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको साइन करके देने होते हैं एक डॉक्यूमेंट पे कि हाँ हम इस चीज़ की परमिशन देते हैं। सो दैट इज़ कंसेंट, अपनी परमिशन देना। पर इस कंसेंट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें होती हैं, उनको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, कंसेंट क्या है? पेशेंट्स साइंड कंसेंट फॉर्म इज रिक्वायर्ड। पेशेंट के द्वारा साइन किया हुआ या उसके रिश्तेदारों, फैमिली मेंबर्स के द्वारा साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। कहाँ कहाँ पे, किस किस सिचुएशन में चाहिए? एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होता है। मान लीजिए कोई पेशेंट ओपीडी में आया है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उसको एडमिट करना है, तो उस समय पे कंसेंट चाहिए। मान लीजिए कोई इन्वेजिव प्रोसीजर होना है, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें इंसिजन आएगा या इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसके लिए कंसेंट देना ज़रूरी है। किसी भी ऑपरेशन, सर्जरी से पहले कंसेंट चाहिए। ट्रीटमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, जैसे कि कीमोथेरेपी, अगर पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट होनी है, पेशेंट का ईसीटी होना है, एनी टाइप ऑफ प्रोसीजर होना है, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होना है, ओके, तो ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स के लिए हमें कंसेंट चाहिए पेशेंट का। अगर रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब भी रिसर्च में पार्टिसिपेशन के लिए हम पेशेंट्स को लेते हैं तो उनसे ज़रूर कंसेंट पहले साइन करवाते हैं कि उनको पता हो कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात आती है कि जब भी हम पेशेंट से कंसेंट साइन करवाते हैं तो और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी नर्सिंग के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव उसमें आता है तो यू विल फर्स्ट राइट अबाउट द कंसेंट। किन किन कंडीशंस में रिक्वायर्ड है आप ये सब मेंशन करेंगे, इसको इलेबोरेट करेंगे और एक दो तीन सेंटेंसेस बना के लिखोगे। उसके बाद देखो और क्या चीज़ें, जैसे कि पेशेंट या पेशेंट का रिप्रेजेंटेटिव, उनको साइन करने की ज़रूरत है। पेशेंट या पेशेंट का रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? कोई भी उसका फैमिली मेंबर, उसको साइन करके देने ज़रूरी हैं।
ओके, अब साइन करके देने से ऐसा नहीं चलता है कि आपने पेशेंट को पेपर थमा दिया और उसको बोल दिया इसमें यहाँ पे साइन कर दो। ऐसा नहीं होता है ना, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों करना है, किस लिए करना है। अच्छा, किसी प्रोसीजर के लिए लेके जाना है, अब उस प्रोसीजर से रिलेटेड भी तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसा होना चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई लीगल तरीके से उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सके। मान लीजिए पेशेंट के साथ में उसका कोई दूर का रिश्तेदार या उसका कोई फ्रेंड आया है, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। बच्चा है तो उसके पेरेंट्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो पेशेंट या रिप्रेजेंटेटिव किसी को तो साइन करने होंगे। नर्सेज नीड टू नो द पॉलिसीज, क्योंकि बहुत सी कंडीशंस में नर्सेज कंसेंट लेती हैं, नॉट ऑल द सिचुएशंस। बहुत सी कंडीशंस में नर्सेज विटनेस करती हैं, कंसेंट को विटनेस करती हैं या कंसेंट लेती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में क्या पॉलिसीज हैं, क्या लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। यू हैव टू अबाइड बाय दोज पॉलिसीज। तो पता होगा तभी आप उन पॉलिसीज को फॉलो करोगे। नाउ देर आर सर्टन कंडीशंस जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं या स्पेशल कंडीशंस हैं। देखिए, मान लीजिए आपका पेशेंट डेफ है, ठीक है, नहीं सुन सकता है, इलिटरेट है या बोल नहीं सकता है, और बोल सकता है, बोल रहा है तो कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल रहा है जो आपको नहीं आती। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में हमें कोई ना कोई इंटरप्रेटर साथ में रखना होगा। इंटरप्रेटर कौन होते हैं? जो आपकी लैंग्वेज को पेशेंट को समझाएगा और पेशेंट जो बोल रहा है वो आपको आपकी लैंग्वेज में समझाएगा। जैसे कि आपने कई बार टीवी में देखा होगा और कहीं ऐसी जगह पे देखा होगा जहाँ पे कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं पर उनकी लैंग्वेज एक नहीं है। तो उनकी लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए एक इंसान बीच में खड़ा होता है जो दोनों को एक दूसरे की बातें समझाता है। तो ऑफिशियल इंटरप्रेटर चाहिए। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कोई फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, कोई पेशेंट का फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए कि वो ही यहाँ पे पेशेंट को खड़े होकर समझा रहा है। नो, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड। इस सब के पीछे हमारा मेन मकसद क्या है? इन सब के पीछे हमारा जो मेन एक मोटिव है वो ये है कि हमें हर कोशिश करनी है कि पेशेंट को हम इन्फॉर्म्ड चॉइस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प कर सकें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन? इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब क्या है? डिसीजन तो पेशेंट ले रहा है पर किसके बाद? पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद डिसीजन ले रहा है। अगर मान लीजिए पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास कि मेरे पेट में दर्द है या मेरे सच एंड सच कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अब उससे रिलेटेड अब जब डॉक्टर ने असेसमेंट किया और किसी टेस्ट वगैरह कराने के बाद कुछ एक डायग्नोसिस निकल के आया, तो वो डायग्नोसिस से रिलेटेड सारी चीज़ें ज़रूर पेशेंट डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट को समझाए। व्हाट इज द डायग्नोसिस? ओके, व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन लेंगे तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या होंगे, अच्छी चीज़ें क्या होंगी। ऑल ऑफ दिस पेशेंट को समझाने के बाद पेशेंट जो डिसीजन लेता है उसको हम इन्फॉर्म्ड चॉइस बोलते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन बोलते हैं। तो बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, इस सब के पीछे एक ही कारण है, एक ही मोटिव है, दैट वी हैव टू हेल्प द पेशेंट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस। किसी भी तरीके से करके हमें पेशेंट को हेल्प करना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो किसी इंटरप्रेटर को रखना है। ओके, नाउ फैमिली मेंबर शुड नॉट बी द इंटरप्रेटर। फैमिली मेंबर नहीं, मान लीजिए किसी का फैमिली मेंबर है जो कि वेल विशर नहीं है, तो यू डोंट नो ना वो क्या समझा रहा है उसको आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या समझा रहा है उसको या पेशेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो फैमिली मेंबर इंटरप्रेटर नहीं होगा। इफ अ कॉम्पिटेंट पेशेंट रिफ्यूजेस केयर, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे कि जो पेशेंट है वो समझ पा रहा है, डिसीजन लेने के लायक है, डिसीजन ले रहा है, और सब कुछ सुनने के बाद, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस वगैरह एवरीथिंग सुनने के बाद पेशेंट मना कर रहा है कि मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना है या मुझे ये ऑपरेशन नहीं करवाना है। उस कंडीशन में क्या होगा? क्या आप उसको जबरदस्ती ऑपरेट करोगे, ऑपरेशन थिएटर ले जाओगे पकड़ के, या क्या करोगे? इफ अ कॉम्पिटेंट पेशेंट रिफ्यूजेस,
इट इज इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. जहां पे भी आप ये देखोगे ना, इट मीन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर. ओके, आई होप you all are making notes while watching this video. I hope all of you are making notes. Okay, तो अगर एक competent patient care refuse कर रहा है, it is your duty to inform the doctor, inform the healthcare provider. Now, informed consent, ये तो बात हुई consent की. अब आते हैं main informed consent पे. The same thing जो मैंने आपको explain किया कि if a patient's agreement, if a patient's agreement to have a medical procedure after receiving full disclosure of risks, benefits, alternatives and consequences of refusal. सब कुछ बता दिया आपने. आपने ये भी बता दिया कि कौन सा मेडिकल प्रोसीजर करना है. आपने ये बता दिया उसके साथ रिलेटेड रिस्क क्या है कि भाई ठीक है हम ये सर्जरी तो कर देंगे, उसके बाद ये रिस्क हैं जो हो सकते हैं. अच्छा, बेनिफिट्स क्या होंगे, सर्जरी करने का बेनिफिट क्या होगा. ओके, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, अगर ऑपरेशन नहीं करवाना है तो और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं. अगर आप मना कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं करवानी है या सर्जरी नहीं करवानी है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस, जो पेशेंट डिसीजन लेता है, कंसेंट अगर देता है, तो उसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं. तो आपको हमेशा पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है. ओके, सो इफ यू आर अ बीएससी स्टूडेंट जिसको अपने एग्जाम में इलेबोरेट करके लिखना होगा, दीज आर द लाइन्स विच यू कैन राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर. अब कुछ चीजें हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट से रिलेटेड, उनको ध्यान से सुनना है. अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट इन अ लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय पेशेंट. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने वाला पॉइंट है. जब आप पेशेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो इंफॉर्मेशन ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो पेशेंट को ईजिली समझ में आ जाए. ऐसा ना हो कि पेशेंट आया है रूरल एरिया से या पेशेंट है लोकल और आप हैं किसी और एरिया से, आपको लोकल लैंग्वेज आती नहीं है, तो आप कोशिश कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करने की, पर पेशेंट नहीं समझ पा रहा है ना, क्योंकि पेशेंट आपके लैंग्वेज नहीं समझता, आप लोकल लैंग्वेज नहीं बोल पाते हो. तो हमेशा ऐसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय पेशेंट, क्योंकि अगर पेशेंट समझेगा नहीं तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे लेगा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे देगा. बैटरी, नाउ देर इज समथिंग विच कम्स अंडर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दैट इज बैटरी, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है. इफ फेलियर टू ऑब्टेन कंसेंट इन सिचुएशंस अदर देन इमरजेंसी, कुछ मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, अगर इमीडिएटली पेशेंट का ऑपरेशन नहीं किया, पेशेंट के साथ कोई है नहीं, तो पेशेंट की जान जा सकती है. ऐसी कंडीशंस में वी डू नॉट वेट फॉर कंसेंट. पर अदर देन इमरजेंसी सिचुएशंस, अगर आपने कंसेंट नहीं लिया, कंसेंट लिए बिना आपने ऑपरेट कर दिया, पेशेंट आपको बैटरी का एक जो चार्ज है वो लगा सकता है. बैटरी हमने कल क्या पढ़ा था, बैटरी इज यू आर टचिंग द पेशेंट विदाउट पेशेंट्स कंसेंट. आप पेशेंट का कंसेंट लिए बिना कोई प्रोसीजर कर रहे हो, दैट कम्स अंडर बैटरी. टॉट्स पढ़े थे ना हमने, इंटेंशनल, क्वासी इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल. तो अगर किसी ने नहीं देखा है वो सेशन, तो इससे पहले वाला सेशन है, यू कैन वॉच दैट सेशन. नेक्स्ट, informed consent must be obtained and witnessed when patient is not under the influence of medication. मान लीजिए पेशेंट दवाई दे रखी है और पेशेंट का जो थोड़ा डिजी हो रहा है या कंफ्यूज्ड अपीयर हो रहा है, ऐसे में आपने पेशेंट को कुछ बताया, समझाया और पेशेंट से कंसेंट ले लिया, तो वो भी मान्य नहीं है, वो लीगल नहीं है. पेशेंट का जो कंसेंट है वो तब लेना है, नर्स को विटनेस तब करना है जब पेशेंट इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन इन्फ्लुएंस. अच्छे से होश में होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए. In most conditions, it is not the responsibility of nurses to obtain the consent.
तो बहुत सी सिचुएशंस में जैसे होता है यूजुअली नर्सिंग स्टाफ को दे दिया कंसेंट का पेपर कि कंसेंट ले लो, पर नर्स इज नॉट द वन जिसको कंसेंट लेना है। सर्जरी तो डॉक्टर ने करनी है, ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करना है, ऑपरेशन डॉक्टर ने करना है ना, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वो डॉक्टर ने करना है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर इटसेल्फ कि वो वहां पे जाए, पेशेंट को एक्सप्लेन करे और कंसेंट ले। नर्स कैन विटनेस जस्ट टू ऑथेंटिकेट कि हाँ पेशेंट को सब समझ में आ गया था और पेशेंट ने इन्फॉर्म चॉइस ली है, इन्फॉर्म डिसीजन लिया है। ओके, सो इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज। नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं आप अपना आंसर अच्छे से इलैबोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। क्या की एलिमेंट्स हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के? पहली चीज है एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर है, चाहे वो आप पेशेंट को सी इफ यू आर पुटिंग इमरजेंसी कंडीशन है बिल्कुल, और इफ यू हैव टू डू द ट्रकियोस्टमी, तो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन इज मस्ट. Without explaining the procedure, you should not proceed. So this is one of the key elements. Description of harms, consequences, anticipations. क्या हार्म हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया। मान लीजिए आपने बता दिया पेशेंट को ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन अगर करते हैं तो इसके बाद ये एक्सपेक्टेशंस हैं, पेन होगा, टाइम लगेगा घाव को भरने में, चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर चलना फिरना है, खाना पीना एंड ऑल दीज थिंग्स। आपने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए, आपने ये नहीं बताया कि अच्छा अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देन इट इज इनकम्प्लीट, देन ऑल्सो इट इज इनकम्प्लीट। तो आपको सब बताना है कि क्या हार्म हो सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आप क्या उम्मीद करोगे ऑपरेशन या पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या लंबर पंक्चर के लिए मान लीजिए पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आपने नहीं बताया कि अच्छा एलपी होने के बाद पेशेंट क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। ऑपरेशन होगा तो रिकवरी में कितने टाइम लग जाएगा, दर्द होगा पेशेंट को, पेन कितना होगा, कितनी मतलब क्या क्या टाइम लगेगा, कितना हीलिंग में समय लगेगा, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज ऑल्सो। ऑपरेट नहीं करवाना है तो ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, ये भी ट्राई आप कर सकते हो। अगेन with all the harms, consequences, anticipations. Risk of doing nothing. कई बार होता है पेशेंट के रिलेटिव्स कहते हैं, ये पेशेंट कहता है कि चलो कोई नहीं, हमें कुछ नहीं कराना, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कि अगर आपने ये ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये सब हो सकता है ना, अगर आपने ये ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इसके बाद ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो रिस्क ऑफ डूइंग नथिंग। पेशेंट मे रिफ्यूज द ट्रीटमेंट विदाउट डिसकंटिन्यूइंग अदर केयर। देखिए पेशेंट आपके पास एडमिट है, वार्ड में है, और पेशेंट को आपने सब बता दिया और पेशेंट ने बोला मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो इट इज देयर राइट, इट इज पेशेंट्स राइट कि वो ट्रीटमेंट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मना कर दे और वहां पे एडमिट रहे और बाकी और जो उसकी केयर चल रही है वो चलती रहे। सो पेशेंट मे रिफ्यूज द ट्रीटमेंट विदाउट डिसकंटिन्यूइंग अदर सपोर्टिव केयर। ओके, मान लीजिए पैलिएटिव केयर का पेशेंट है, मतलब एक टर्मिनली इल पेशेंट है, अब वो नहीं चाहता कि उसको ऑपरेशन मतलब उसके ऊपर जो है प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएं या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स किए जाएं, तो नाउ पेशेंट इज रिफ्यूजिंग ऑल द ट्रीटमेंट। पेशेंट कह रहा है कि मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, हाँ आप उसकी जो सपोर्टिव केयर है वो कंटिन्यू रखोगे। नर्सेस सिग्नेचर एज विटनेस। नर्स को विटनेस करना है और एज अ विटनेस सिग्नेचर करना है। पेशेंट आपका कॉम्पिटेंट होना चाहिए, डिसीजन लेने लायक होना चाहिए। अगर पेशेंट डिसीजन लेने लायक नहीं है तो जो पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो भी लीगल नहीं है, रिलायबल नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर दैट द पेशेंट अंडरस्टैंड्स द प्रोसीजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्म चॉइस तभी होगी जब पेशेंट को आप पेशेंट की सिंपल सी लैंग्वेज में समझाओगे कि भाई ये इलाज हमें करना है, नहीं करेंगे तो ये हो सकता है, करेंगे तो ये सब होगा। सो मेक श्योर कि पेशेंट को सब समझ में आ गया है, पेशेंट के क्वेश्चंस आपने आंसर कर दिए, उसकी एंजाइटी आपने आंसर कर दी है। यूजुअली होता क्या है, बिकॉज ऑफ
सो मेनी फैक्टर्स, कई बार क्या होता है कि आप पेशेंट को चीज़ें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हो, एंड विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट गुड. यू हैव टू गिव योर टाइम हियर. पेशेंट के सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से आंसर करना है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट इन्फॉर्म अबाउट एनी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज. अगर किसी प्रोसीजर से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट है, कोई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इन्फॉर्म. इसीलिए बार बार इन्फॉर्म वर्ड आ रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है. अगर पेशेंट उसके बाद भी, अगर इतना सब कहने समझाने के बाद भी अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है, तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट द रिजेक्शन. पेशेंट का जो रिजेक्शन है, रिफ्यूज जो कर रहा है, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है. बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन का. आपको पता है दैट हाउ मच इट इज़ नेसेसरी. डॉक्यूमेंटेशन भी एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर भी कभी आगे नेक्स्ट आई विल schedule a class on documentation also. Last point is nursing students cannot and should not be responsible for consent because of its legal nature. क्योंकि ये legal document है, तो आप किसी nursing student पे ये चीज़ नहीं डाल सकते हो, consent लेने की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हो. आप उनको साथ में ले सकते हो उनको सिखाने के लिए, बट होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं दे सकते हो. These all are the things about informed consent. Now about few things about parents. अब पेरेंट्स क्या है, मान लीजिए माइनर है, छोटा बच्चा है, तो पेरेंट्स क्या है, दे आर लीगल गार्जियंस ऑफ दैट बच्चा. अगर पेरेंट रिफ्यूज कर रहे हैं किसी ट्रीटमेंट को जो कि अच्छा ट्रीटमेंट है, पेशेंट जो बच्चा है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, बट स्टिल पेशेंट रिफ्यूज कर रहे हैं, तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है. कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है बच्चे के बिहाफ पे, क्योंकि कोर्ट जो एक बेसिस लेता है, एक जो बेसिक बेसिस ले रहा है डिसीजन के लिए, बच्चे का जो बच्चे की जो हेल्थ है, या जो उसका प्रायोरिटी क्या है, बच्चे की हेल्थ प्रायोरिटी है, कि बच्चे के लिए जो ट्रीटमेंट है वो सही से होना चाहिए. इस बेसिस पे कोर्ट इंटरफेयर करता है और चाइल्ड के बिहाफ पे इंटरवीन करता है. नेक्स्ट कम्स इफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज डिफिकल्ट. अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे कि मुश्किल है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना. क्या कंडीशंस हैं, जैसे कि अनकॉन्शियस है, इमरजेंसी है. इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, इम्प्लाइड कंसेंट होता है. इम्प्लाइड कंसेंट, ओके, इम्प्लाइड कंसेंट यहाँ पे होता है. सो इन केस जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस है, मान लीजिए पेशेंट अनकॉन्शियस है, आईसीयू में एडमिटेड है, और पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है या ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म करना और एनी अदर थिंग, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम किसी लीगली ऑथराइज्ड जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हमें कंसेंट देगा प्रोसीजर के लिए. और इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि जो पेशेंट है उसकी लाइफ सेव करना ज़रूरी है, एंड ये अज्यूम करना कि यस, अगर पेशेंट जो है वो यही चाहेगा कि उसको ट्रीट किया जाए और उसकी लाइफ को सेव किया जाए. तो ये दो सिचुएशन है, आप ध्यान रखोगे. इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव विल गिव कंसेंट. इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस वी डू नॉट वेट फॉर कंसेंट. हम अज्यूम करते हैं कि पेशेंट विश टू बी ट्रीटेड, उसकी लाइफ अभी सेव करना ज़रूरी है. नेक्स्ट कम्स in case of mental illness, patients with mental illness now retain the right to refuse the treatment. अब mentally ill क्या है, in case of mentally ill patients, they have the right, they can refuse the treatment. अब ये कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं डिसीजन लेने के, कितने लायक हैं, कितना वो अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं. अगर दे आर कॉम्पिटेंट, अगर वो डिसीजन ले सकते हैं, तो इट इज़ अप टू देम कि वो डिसीजन ले सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है. दे कैन डिसाइड फॉर देम सेल्स. यूजुअली क्या होता है आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मेंटली इल पेशेंट शायद ट्रीटमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, बट ऐसा नहीं है. दे ऑल्सो रिटेन दिस राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट until unless they are competent. Okay, so that's all about this topic. I hope you all understood. Now let us discuss some important MCQs. The first MCQ is, a surgeon is preparing a patient for an appendectomy. The surgeon explains the procedure in detail but fails to mention the risk of infection, a common complication of surgeries.
The patient later develops an infection and claims they were not informed of this possibility. पेशेंट को ऑपरेशन के बारे में बता दिया पर कुछ चीजें बताना भूल गए कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है. सिनेरियो व्हाट इज दिस? बैटरी है, लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, नेग्लिजेंस है. तो क्या है? आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो. सो दिस इज लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. Next question. A patient is scheduled for a routine dental extraction. The dentist provides information on the procedure but does not fully explain the anesthesia risks. क्योंकि जो सर्जन है उसने सोचा कि पेशेंट को पता ही होगा कि एनेस्थीसिया के साथ क्या क्या रिस्क है, तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया. Now, after experiencing complications, the patient claims they were not adequately informed. Complications होने के बाद पेशेंट ने बोला कि नहीं, मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी. What is this? Invasion of privacy, informed consent, implied consent, confidentiality. So क्या है? Informed consent सही से नहीं लिया गया यहाँ पे. Which of the following is not a key element of informed consent? हमने कुछ key elements पढ़े हैं. Let us have a look. Options देखते हैं. Disclosure of information, ये तो करना है. हमसे पूछा not. Patient's capacity to understand the information, yes, क्योंकि हमें patient को understand करवाना है उसकी अपनी language में. Financial status of the patient, ये हमने नहीं देखा है. Voluntariness in making the decision, yes, हमें patient को right देना है कि वो decision ले सके, informed decision ले सके. Answer is option C. हमें patient की financial status informed consent में जानने की जरूरत नहीं है. A doctor recommends a blood transfusion to a patient with severe anemia. The patient is given a consent form but is not informed about the possible adverse reactions. The patient later experiences a serious reaction and argues that they were not made aware of the risk. What is the best description of the issue here? Lack of informed consent. क्योंकि informed consent में we have to inform everything. So option B is the right answer. Informed consent is valid only if the patient has been given all relevant information and agrees voluntarily. Yes. Signs a form regardless of their understanding. No. Is encouraged to proceed with the treatment by the healthcare provider. You cannot pressurize. Is informed of only the benefits. No. Option A is the right answer क्योंकि informed consent तभी valid है जब आपने सारी information दे दी और patient ने informed choice ली है. So that's it. That's all about this topic. And the topic for next class will be, क्योंकि next class होगी Monday, mental health nursing की, उसमें हम discuss करेंगे another very important topic, personality theories discuss करेंगे unit 2 के under. So thank you everyone for coming and joining the session. All the best for your studies.